नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर मिलकर जवाब मांगना चाह रहे हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है। जी हां, दतिया विधानसभा का उपचुनाव पूरे देश की नज़रों में है। निगाहें इस कारण हैं कि वहां से कद्दावर नेता और भाजपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के कारण चर्चाओं में है और वहां का जातिगत समीकरण भी बहुत अलग है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच यह चुनाव बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हो गया है और सारी लड़ाई जातिगत समीकरणों के आधार पर वहां जमीन पर लड़ी जा रही है। तो किस तरीके के समीकरणों से कौन इसमें आगे रह रहा है या क्या परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जातियों पर जोर, जाति की जंग क्या है समीकरण, चुनावी जमावट में जातियों पर दाव, कास्ट फैक्टर क्या है सियासी चैप्टर। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत जातीय समीकरणों की जमावट शुरू कर दी है। इसके लिए दोनों पार्टियों ने 10 प्रमुख जातियों के प्रभावशाली नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। ये नेता उस जाति के लोगों के बीच पार्टी के फेवर में माहौल बना रहे हैं। चलिए चुनावी जमावट में कांग्रेस का जातिगत प्लान समझते हैं। कांग्रेस का जातिगत प्लान: समाज कुशवाहा, जिम्मेदारी सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह। समाज ब्राह्मण, जिम्मेदारी हेमंत कटारे, पंकज उपाध्याय, अवनीश भार्गव। समाज अहिरवार जाटव, जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी अपने सीनियर और दिग्गज नेताओं को सक्रिय कर दिया है। बीजेपी ने यादव, लोधी, बघेल पाल, मुस्लिम, बनिया, ठाकुर, राजपूत और रावत समाज के बीच भी चुनावी प्लान तैयार किया है। बीजेपी का जातिगत प्लान: समाज ब्राह्मण, जिम्मेदारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र बरुआ। समाज अहिरवार जाटव, जिम्मेदारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, सांसद संध्या राय। बीजेपी के पास नेताओं की भरमार है, इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जातियों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे दतिया विधानसभा में ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 14.8% है, जबकि दूसरे नंबर पर अहिरवार जाटव समाज की आबादी 14.7% है। कुशवाहा काशी समाज की हिस्सेदारी 12.2%, यादव समाज की 7.4% और लोधी समाज की 6.9% है। वहीं बघेल पाल समाज 5.3%, मुस्लिम और बनिया समाज 3.7%, ठाकुर राजपूत 3%, रावत समाज लगभग 2.9% आबादी है। चलिए अब दतिया का समीकरण समझते हैं। कुल मतदाता 2,40,000, ब्राह्मण मतदाता 27,000 से 35,000, जाटव अहिरवार 40,000 से 50,000, कुशवाहा 27,000 से 30,000, यादव 14,000 से 18,000, ठाकुर 14,000 से 18,000, लोधी, रावत, पाल, डांगी 50,000, वैश्य बनिया 10,000 से 15,000 और मुस्लिम मतदाता 7,000 से 8,000। कुल ओबीसी 95,000, कुल सामान्य 60,000, कुल एससी 58,000। ओबीसी के मतदाताओं की कुल संख्या करीब 95,000 है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 53% हिस्सा है। इस सीट पर केवल किसी एक वर्ग के सहारे जीत संभव नहीं है। ब्राह्मण, अहिरवार, यादव, कुशवाहा, लोधी और मुस्लिम वोट जिस तरफ जाएंगे, पलड़ा उसी तरफ झुकेगा। दतिया में 2 सबसे बड़ी जातियां ब्राह्मण और अहिरवार हैं। दोनों की अनुमानित संख्या करीब 33,000 है। बीजेपी परंपरागत रूप से ब्राह्मण मतदाताओं में मजबूत मानी जाती रही है, जबकि कांग्रेस का प्रभाव अनुसूचित जाति विशेषकर अहिरवार समाज में रहा है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की अनुमानित संख्या करीब 60,000 है। इनमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बनिया, राजपूत, कायस्थ और सिंधी समाज भी प्रभावशाली संख्या में मौजूद है। यदि सामान्य वर्ग का वोट किसी एक दल के पक्ष में एकजुट होता है तो मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। किसी एक वर्ग के सहारे जीत संभव नहीं। बीजेपी की ब्राह्मण मतदाताओं में मजबूती,
कांग्रेस का प्रभाव अनुसूचित जाति पर ज्यादा। सामान्य वोट बैंक से मिलती है जीत की चाबी। जातिगत फैक्टर के साथ हर समीकरण को अपने फेवर में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अपने प्रत्याशियों के नामांकन के बाद दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जनता का रुझान दिखाई दे रहा, भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में कांग्रेस के सारे चेहरे सामने आ गए। दतिया की पवित्र भूमि से मध्य प्रदेश की राजनीति का बदलाव चालू होगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के सर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का बोला हठधर्मिता, अराजकता, जिस तरीके की कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात रिवेंज की पॉलिटिक्स को दतिया ने भोगा है, मध्य प्रदेश भोग रहा है, उसका जवाब देने का समय दतिया की जनता को, दतिया के परिवारजनों को, मतदाताओं को मिला है। मैं बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के भरोसे, आप सबकी कृपा से 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीते। दतिया का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। बीजेपी के लिए यह हारी हुई सीट वापस लाने का चुनाव है, तो कांग्रेस के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का चुनाव है। उम्मीदवारों के साथ दिग्गजों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जनता के बीच माहौल बनाया जा रहा है। दतिया की यह लड़ाई आने वाले निकाय चुनाव और प्रदेश की सियासत का भी बड़ा संकेत मानी जा रही है। PSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। चुनाव कैसे जीता जाता है, यह आज भी एक शोध का विषय है और रहेगा भी। कभी सोशल इंजीनियरिंग काम आती है तो कभी चुनावी मुद्दे। लेकिन दतिया का विधानसभा उपचुनाव वर्तमान में जिस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तभी राजनीतिक दल इसी आधार पर अपनी जमावट दतिया में कर रहे हैं। इसी सोशल इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता विवेक गुप्ता और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की नब्ज समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, चुनाव कैसे जीता जाता है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती है। कभी बोला जाता है प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, कभी बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण होती है और कभी मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पलड़ा कभी किस तरफ होता है। दतिया का विधानसभा उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। आपको क्या लगता है कि दतिया की सीट वापस बीजेपी के पास आए तो ये सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी कर रही है, आपको लगता है कारगर होगी? देखिए, जहाँ तक आपने चुनाव कैसे जीता जाता है, जैसे क्रिकेट में वही टीम जीतती है जिसकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ बेहतर हो तो जीतती। किसी एक के भरोसे तो फिर किस्मत साथ दे तो जीते, अन्यथा हार जाते। ऐसे चुनाव में भी है, आपके पास बेहतर प्रत्याशी हो, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हो, आकर्षक मुद्दे हों और अच्छा प्रखर नेतृत्व हो, जिनकी सभाओं में भीड़ हो, उनकी भीड़ वोट में बदले। लेकिन जितनी भी बातें सामाजिक समरसता की होती हैं, विकास की होती हैं, लेकिन अंततः जब चुनाव आता है तो जातियों पर टिक जाता है। आप तो लंबे समय से राजनीतिक दलों को कवरेज करते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले से विधानसभा वार या लोकसभा वार जातियों के आंकड़े बुलाए जाते हैं। फिर जो प्रत्याशी टिकट के लिए अपना बायोडाटा देते हैं, उसमें बताते हैं कि हमारी जाति के इतने, हमारी जाति के इतने हैं। कई बार तो ऐसा देखने में मिला कि जिनको टिकट चाहिए वो अपनी जाति का ज़्यादा बताते हैं, तो पता चली 2,40,000 मतदाता हैं और जब दावेदारों की जातियों को जोड़ो तो पता चली 8 लाख हो गए मतदाता, क्योंकि सब अपनी अपनी जाति बढ़ा के जोड़ते हैं, इसलिए कि इस जाति की दम पर हमें टिकट मिल जाए। ये हकीकत है ग्राउंड लेवल की। तो मैं कहता हूँ कि यदि कैडर पर भरोसा है, मुद्दों पे भरोसा है, विकास पे, सामाजिक समरसता पे, तो कोई जाति की बात ना करो। लेकिन इस देश में जाति की दम पे सरकारें बनती रहीं। उत्तर प्रदेश में बासपा ने सरकारें बनाई,
समाजवादी पार्टी जातियों के दम पे, बिहार में जातियों के दम पे, ये केवल जातियों के दम पे रहे, इसलिए कुछ दिन बाद ये किनारे लग गए। मैं कहता हूँ राजनीति कोई एक मुद्दा, कोई एक जाति के भरोसे आप लंबे समय तक, एक बार लहराई हो गया पानी के बुलबुला जैसा, फिर चला जाता है। आपको यदि स्थायित्व लाना है, जीत पक्की तय करना है, तो प्रत्येक मुद्दे पर ध्यान देना होगा। जहाँ तक दतिया विधानसभा का चुनाव है, बड़ा ऐसे दौर से शुरू हुआ है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि अपने यहाँ तो लोकतंत्र में चुनाव बड़ा उत्सव है और उपचुनाव तो महाउत्सव है, क्योंकि एक जगह होता है तो प्रदेश भर से प्रत्याशियों के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सब डेरा डालते हैं उस क्षेत्र में। तो होटल वाले की भी बल्ले बल्ले होती है, रिक्शा वाले की भी, सबकी मन एक तरह से उत्सव होता है सबके लिए। और जनता और कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उनकी पूछ परख बढ़ जाती है। जिन नेताओं से मिलने में भोपाल दिल्ली जाते हैं, मुलाकात नहीं होती, वो नेता अब घर घर आएंगे और कहेंगे अरे आपकी कौन सी समस्या, हम हल कर रहे हैं ना। तो लेकिन ये शुरुआत ऐसी हुई दतिया चुनाव की कि बड़ा बवाल मच गया। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, हाईवे 11 घंटे तक जाम रहा, भाजपा वालों ने भाजपा कार्यालय पे कब्जा कर लिया। ऐसी किसी ने उपचुनाव में कल्पना नहीं की थी कि घोषित होते इस तरह का बवाल मचेगा। हालांकि 24 घंटे बाद सब शांत हो गया। अब कांग्रेस में बवाल ये चल रहा है कि अवधेश नायक रूठ गए, वो मान नहीं रहे हैं। तो अभी तो मान मनोबल का प्रारंभिक दौर है, लेकिन ये चुनाव उत्सव में तो 3 तारीख को ही बदलेगा कि किसके पक्ष में जीत होगी, वही उत्सव मना पाएगा। तब तक ये दौर उठापटक का चलता रहेगा, मान मनोबल का दौर चलता रहेगा। सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में रहेंगे, क्योंकि वो बड़े दावेदार थे, उन्होंने बड़ी तैयारियां की थी, उनका टिकट कट गया। और जिस तरह से वो माने उनको बुलाया गया भोपाल, उनको समझाइश दी गई, दिल्ली भी गए, हालांकि वहाँ किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और कल की सभा में जो नामांकन दाखिल करने के पहले जिस तरह से उनका गला भर आया, वो फबक फबक कर रोए, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने उनको ढाढ़स बंधाया। और उसके बाद बड़ा विचित्र सा माहौल एक समय के लिए हो गया। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से अपनी फौज पूरी, आप सोचें कि प्रदेश अध्यक्ष वही है, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, पर देवदत्त जी, ऐसा कौन सा चुनाव होता है भाजपा का जिसमें वो पूरी ताकत नहीं झोंकती है? और फिर ये तो उपचुनाव है और प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव है। बहरहाल मैं रवि आपसे समझना चाहूँगा कि अमूमन उपचुनाव के जो फैसले होते हैं वो सत्ताधारी दल के पक्ष की तरफ झुके हुए होते हैं, थोड़ा सा झुकाव मतदाताओं का रहता है। और अगर डॉक्टर मोहन यादव का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, उनके समय में जो उपचुनाव हुए उसमें 3 में से 2 उपचुनाव उन्होंने जीते भी हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस दतिया उपचुनाव, जो कि उन्हीं के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक की विधायकी चली जाने के कारण रिक्त हुआ और चुनाव हो रहा है, तो क्या बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग, सत्ताधारी दल होने का फायदा, बूथ प्रबंधन, इनसे मुकाबले के लिए रवि वर्मा, क्या आपकी सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग ही काम आएगी या कुछ और भी तैयारी है? सुशील जी, देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व स्वागत योग्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो केवल चुनाव आते ही उनको जातियां याद आती हैं। चुनाव खत्म होते ही वे जातियां, उनके जो एक मानक है और जो उनके आधार पर वो चुनावी वादे गढ़ते हैं या जो शब्दवाद दिखाए जाते हैं, वे बौन हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। उसकी वानगी सीधे सीधे तौर पर हम एक वामना बड़का का जो देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी समाजों का शोषण करती है, जिसका जीवंत उदाहरण एक नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में, कि एक सबसे वरिष्ठ नेता जिसका प्रतिनिधित्व, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे रख के वोट के रूप में बटोरती है। इसी श्रेणी में हम देखेंगे सबसे बड़े या उसके कद्दावर नेता सागर बेल्ट से आते हैं, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं, तो वहां की जो एक राजनीति उसे समझता हूं कि दतिया में जनता कहते कि चुनाव आ गए सो अब भी जात पात गिनान लगे और चुनाव ने कर जाए सो काम काज लो नहीं गिना होता। तो यही सागर की जनता कह रही कि वे गोपाल भार्गव जी के लाने आए, उनने जात को ढिंडोरा पीटो, जात पात गिनाई और 9-2-11 हो गए। अनूप मिश्रा जी आते हुए, अनूप मिश्रा जी का प्रतिनिधित्व क्या रहा? तो भारतीय जनता पार्टी इन सामाजिक सोचने की आड़ में
कैसे कैसे वोट कबाड़ती है और कैसे उन समाज के नेताओं को दरकिनार करती है, इसका जीवंत उदाहरण ही दतिया की जनता देख रही है। तो सामाजिक प्रतिनिधित्व तो निश्चित तौर पर होना चाहिए और सोशल इंजीनियरिंग केवल चुनावी वादे तक सीमित नहीं होना चाहिए। उस वर्ग के हक आपकी पार्टी क्या कर रही है सोशल इंजीनियरिंग? आपकी पार्टी नहीं करती क्या चुनाव, सिर्फ चुनाव के समय में सोशल इंजीनियरिंग? कुछ अलग है क्या कांग्रेस? निश्चित तौर पर अलग है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म समभाव और हम लोग तो सेकुलर एक दल के रूप में देखे जाते हैं। हमने सबके प्रतिनिधित्व की बात की है। हमने अगर ब्राह्मण वर्ग को बहुत कुछ दिया है अपनी सरकारों में, तो हमने अन्य समाजों के लिए भी हमने प्रतिनिधित्व दिया है। उसी कड़ी में हम दतिया का चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति के साथ जा रहे हैं कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां एक ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति को छलने का काम किया है। अरे दिया भी तो ब्राह्मण को ही है, दिया भी तो ब्राह्मण को ही है। देखिए दिया है, लेकिन टिकट काट के दिया है ना। आखिर गुण और अवगुण यही उनके पता चलते हैं ना, कि अगर वो इतने गुण थे तो फिर अवगुण क्यों के रूप में जो है उन्होंने प्रत्याशी बदला। ये सबसे बड़ा उदाहरण है ना। तो मैं ये वही कह रहा हूं। चलिए गुण अवगुण मैं विवेक गुप्ता जी से सवाल, आपके सवाल का भी जवाब ले लूंगा क्योंकि समय भी तेजी से बढ़ रहा है। विवेक जी, बहुत स्पष्ट है, क्या सोशल इंजीनियरिंग, नरोत्तम का टिकट नहीं हो पाना, बूथ प्रबंधन, क्या इन सब से चुनाव जीतने की उम्मीद है आपको? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी दतिया क्षेत्र के बहुत सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनका अपना वहाँ योगदान है, उनकी अपनी कार्यभूमि रही है। लेकिन देखना ये होगा कि दतिया का उपचुनाव हो क्यों रहा है। दतिया के कांग्रेस के विधायक जो भूलवश चुने गए थे, भोली भाली जनता ये नहीं जानती थी कि वो विधायक के रूप में एक जनधन पे डाका डालने वाले एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। उन्हीं राजेंद्र भारती ने अपनी पसंद की कोर्ट बदलाकर भी उस ट्रायल को चलाया और उसके बाद उनका चुनाव निरस्त हुआ और उन पे जनधन डाका डालने के लिए 3 साल की उनको सजा दी गई और उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी किसी प्रकार की उनको राहत नहीं दी गई। रही बात नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट, संसदीय बोर्ड ने या शीर्ष नेतृत्व ने कभी घोषित नहीं किया था। निश्चित रूप से हर नेता की चाह होती है कि वो टिकट पाए और चुनाव लड़े, लेकिन उनकी भूमिका पार्टी ने निश्चित रूप से कहीं और तय कर रखी होगी। कोई अन्य भूमिका या अन्य स्तर पर उनका उपयोग ले जाना सोचा होगा, इसलिए उन्हें कहीं और के लिए सोचा गया होगा। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, संसदीय दल बोर्ड ने योग्य प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को वहां प्रत्याशी बनाया, तो ये जातिगत आधार पर नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी में जातिगत आधार कभी नहीं होता है, योग्यता एक आधार होती है। रही बात जातियों की, सोशल इंजीनियरिंग की, तो सभी वर्गों का समावेश भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही है। हमारे जिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज से आते हैं, मंडल अध्यक्ष सिंधी समाज से आते हैं, सांसद वहां संध्या राय हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग, ये पूरी सोशल इंजीनियरिंग तो नरोत्तम मिश्रा जी की थी। देखिए, जब टिकट नहीं मिला तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रमुख होती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि किस वर्ग विशेष या वंचित वर्ग को उसके उत्थान के लिए कहां पर जिम्मेदारी दी जाना चाहिए, और वो दी जाती रही है। और इसी क्रम में आशुतोष तिवारी जी को भी वहां पर पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। तो इसका आधार जातिगत नहीं है, उनकी कर्म भूमि रही है। वो एक अनुभवी वहां प्रत्याशी हैं और अनुभवी नेता रहे, संगठन का काम करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को लेकर भी चुनाव नहीं लड़ती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टियों के नीति और सरकारी जो सरकार के कामकाज होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं और विकास के कार्य के आधार पर चुनाव लड़ती है। दतिया की जनता ये जानती है कि वहां नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकाल में भी इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, वेटरनरी कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, यहां तक कि एयरपोर्ट बना है। तो दतिया की जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती है कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल निश्चित रूप से वहां जनता डबल इंजन की सरकार को जिताने जा रही है। उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। नहीं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। स्वयं नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकाल में जो वहाँ पर विकास कार्य उनको मंच से गिनाया भी था। देवदत्त जी, इस विधानसभा के इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में
जो जातिगत समीकरण बन रहा है, फिर चाहे वो कुशवाहा समाज का हो, लोधी समाज का हो, ब्राह्मणों का हो, आप अभी किस तरीके का सीन देख रहे हैं? क्या ये जो वहाँ पर जिस जाति की बहुलता है, जिनके मैंने नाम भी लिए, उनका रुख क्या बदलेगा? और किस तरीके से बीजेपी इस माहौल में जो नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के कारण बन गया था, उसको कैसे कैश कराएगी? देखिए, भाजपा बड़ी तेजी से डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। मैंने कहा था उप मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी 3 दिन से वही हैं, जिस दिन घटना हुई थी उसके दूसरे दिन से वही हैं। और भाजपा में धीरे धीरे जो स्वर बदल गया, जिला अध्यक्ष जो पहले कुछ कह रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे, वो कहने लगे हम पार्टी जताएं। नरोत्तम मिश्रा ने भावुक अपील की। तो एक मैनेजमेंट जो शब्द है, जो पेज प्रभारी, आधा पन्ना प्रभारी, अब भाजपा उसको करेगी। और जाति समीकरण अभी क्या है, मंथन का दौर चलेगा। अभी मतदाता जो चाय चौपालों पे, पान के टपरों पर डिस्कस होगा। धीरे धीरे जो ये माउथ पब्लिसिटी बढ़ेगी, एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पे जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो एक तरह से फिर ध्रुवीकरण धीरे धीरे होगा। और आखिरी माहौल तो मतदान के 24 घंटे पहले बनता है। अभी तो ये तर्क वितर्क, किंतु परंतु, यद्यपि, लेकिन, चूंकि, सब अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना, क्योंकि आप देखेंगे रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। उसके बाद से भाजपा सतर्क है, बुधनी में जीत का अंतर कम हो गया था। तो अब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ वो वहाँ पर डट गए। फॉर्म भराने जब मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने जीत का जिम्मा ही नरोत्तम मिश्रा को सौंप दिया कि आपके हवाले है, आपको इसको जिताना है, आशुतोष तिवारी। तो मुझे लगता है कि भाजपा बड़े माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करेगी। उसने अपने जो हर वर्ग के जो चुनिंदा नेता है, आपने जो कल 40 स्टार प्रचारकों की सूची देखी होगी, उसमें देखिए आप। और अभी तो एक बात चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी बना रहे, क्योंकि कांग्रेस ने एक राजा परिवार से टिकट दिया है, तो भाजपा महाराजा उस क्षेत्र के चंबल ला के उनको भेज रही प्रदेश प्रभारी बनाकर एक तरह से। तो ये बहुत तो डाल डाल में पात पात और जोड़ तोड़ का जो चरम है। सुशील जी, आपने बहुत उपचुनाव कवर किए होंगे, लेकिन इस चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा रोचक मुकाबला होगा। और एक एक वोट तक जो दस्तक होगी वो देखने लायक होगी, मुद्दों की भरमार होगी। कांग्रेस ने एक तरह से राजा परिवार को दिया, तो जो राजा है कांग्रेस में, चाहे दिग्विजय सिंह हो, प्रियव्रत सिंह हो, वो सब जो आसपास के हैं वो सब वहाँ पहुँच गए, डेरा डाले। प्रियव्रत तो भांजे मामा है उनके वो। तो आप देखेंगे जोड़ तोड़ कहीं से कम रहने वाली नहीं है। एक दामोदर यादव जो आज़ाद पार्टी से खड़े हुए, वो कितने जाति समीकरण वो करते हैं। अभी मुझे लगता है कि एक और होगा कि अवधेश नायक हो सकता भाजपा ज्वाइन कर लें। और हाँ, दामोदर यादव अभी तो 16 तारीख नाम वापसी का भी है। देखते कितने, क्योंकि 32 प्रत्याशी, 32 में से 5 फॉर्म तो बीजेपी और कांग्रेस वालों ने लिए हैं। 29 प्रत्याशी मैदान में, उनमें से कितने लोग नाम वापस करते हैं। निर्दलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। रवि वर्मा, सीधा सवाल ये है कि सोशल इंजीनियरिंग, जो मैं फिर समझना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी करने जा रही है, क्या आपकी पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ बूथ मैनेजमेंट भी कर पाएगी? और हर बूथ पर क्या सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी के रूप में है, क्योंकि हमने वहां पर ऐसे दमनकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता को हराया था, दतिया की जनता ने हराया था, जिसने केवल दमन बल के आधार पर वहां केवल दलित, आदिवासी, जो पिछड़े वर्ग, तो अब वो प्रत्याशी नहीं है ना मैदान में? अब वो प्रत्याशी मैदान में नहीं है। नहीं, सुशील जी बात तो होने दीजिए। जिस व्यक्ति ने जिस तरीके, देखिए चंदा चोर लोग तो इस तरह की बात कर ही नहीं सका, जिन्होंने बगलामुखी नलखेड़ा में छोड़ दिया, राम मंदिर का चंदा खा गए, राम मंदिर बनने का पहले का चंदा खा गए। अरे प्रत्याशी रवि वर्मा, दतिया पे आओ, दतिया पे। सुशील जी मैं आ रहा हूँ। और जो लोग कल तक कांग्रेस में से भाजपा को पीकर कोसते थे, आज वो लोग जो है बीजेपी की तरफ से डिपेंड करके कह रहे हैं ना, तो ऐसे प्रवक्ता। अच्छा, अवधेश नायक कहाँ है? आपकी पार्टी में है कि बीजेपी में जा रहे हैं? क्या है अवधेश नायक? देखिए वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में है
और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के एक शानदार लीडर के रूप में है। और जो मैं कह रहा था बात की, जिस तरीके से एक नेता ने जिस तरीके से वहां के दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ दमन की राजनीति करी, धर्म के नाम पर आवंटन, विकास के नाम पर रवि वर्मा वो देखिए वो उसी के कारण हो सकता है ना प्रत्याशी ना बनाया। मेरे पास समय, रवि वर्मा मेरे पास समय का बहुत हुआ। विवेक जी 20 सेकंड में क्या आप रवि वर्मा की बात का जवाब देंगे? 20 सेकंड में रवि वर्मा, मेरे पास समय की बहुत कमी है। तो अभी ज्ञान की बहुत जरूरत भी है। एक कांग्रेस प्रत्याशी जब विधायक बने, जनादेश उन्हें मिला, तो दतिया की जनता अपने आप को छला हुआ पाती है कि उन्होंने एक अपराधी को चुन लिया। तो दतिया की जनता दोबारा भूल तो वो करेगी नहीं। चलिए विवेक जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल चुनाव बूथ मैनेजमेंट, जैसा कि देवदत्त जी ने भी कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि टीम वर्क से चुनाव जीता जाता है। किसी एक मुद्दे, किसी एक विषय से चुनाव नहीं जीता जाता। आपका बूथ मैनेजमेंट भी होना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग भी होना चाहिए, आपके पास कद्दावर नेता भी होना चाहिए और सरकार की उपलब्धियां भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से चुनाव जीते जाते हैं। बहरहाल सोशल इंजीनियरिंग कितना काम करेगी यह तो 3 अगस्त को ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।